कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे से स्वागत करता हूँ। आज हम विषय हिंदी का पाठ देखेंगे ततारा वामिरो कथा। इस पाठ के लेखक है लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई का जन्म सन 1954 में जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रशासन की उच्च शिक्षा हेतु 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट की ओर से लंदन गए। आजकल ये दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास है और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। यह उनका कवि हृदय ही है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, लोक यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचना है घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा तथा काला पानी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। यह पाठ जो है ततारा वामिरो कथा, यह हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। जो समाज के लिए अपने प्रेम तथा अपने जीवन तक का बलिदान दे देता है, उसे समाज न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए तत्कालीन समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस युगल के त्यागमय बलिदान को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ हम देख रहे हैं ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। अंडमान के बाद पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबारी लोगों की संस्कृति का जो केंद्र है वो निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों द्वीप जो है ये द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अंडमान और निकोबार, कार निकोबार एक ही थे, लेकिन वो अलग किस तरीके से हुए, इसकी लोक कथा लीलाधर मंडलोई ने बताई है। सदियों से पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। अंडमान और कार निकोबार ये दोनों द्वीप समूह जो है वो एक दूसरे से जब जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा और गांव का नाम था पासा। पासा गांव का ये युवक था ततारा। निकोबारी उसे बहुत बेहद प्रेम करते थे। बेहद, हद नहीं होती थी, इतना प्रेम करते थे ततारा से। एक नेक और मददगार व्यक्ति था ततारा। निकोबार में रहने वाला ये युवक, पासा गांव का युवक जो है, बिल्कुल नेक था, मददगार था, दूसरों की मदद करता था। एक नेक व्यक्ति था ततारा, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप समूह वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था।
यानी समाज सेवा जो है वो करना उसको बहुत अच्छा लगता था, दूसरों की मदद करना ये बहुत अच्छा लगता था। और बच्चों, दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए, क्योंकि दूसरों से हमें दुआएं मिलती है, दूसरों को मदद करने से हमें समाधान मिलता है। तो यही कार्य जो है समाज सेवा का कार्य, ये ततारा करता था, दूसरों की मदद करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। वो लोगों की सेवा करता था, इसलिए सभी सभी द्वीप समूह वासियों में एक ही चर्चा होती थी, एक ही युवक की, जिसका नाम था ततारा। सभी उसका आदर करते थे। सभी द्वीप समूह वासी, ये जो थे लोग, वो ततारा का आदर करते थे। वह लोगों की मदद करता था। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते ही, यानी कि अगर कोई संकट की घड़ी आ जाती थी तो लोग उसे याद करते थे और वो भागा भागा वहां पहुंच जाता था संकट के समय। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। दूसरे जो गांव होते थे, उस गांव में कभी पर्व त्योहारों के समय लोग उसे आमंत्रित करते थे अपने गांव में। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे करीब रहना रखना चाहते थे, उसके करीब रहना चाहते थे। उसका आत्मीय स्वभाव जो है, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए लोग उसे करीब रखना चाहते थे या करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ततारा जो है वो कमर में लकड़ी की तलवार बांधता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी न अलग न होने देता। ततारा के कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार हुआ करती थी और वो कभी अलग नहीं होने देता था अपने से। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामे के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोग मानते थे कि ये अद्भुत शक्ति वाली तलवार ततारा के पास है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, एक विलक्षण रहस्य के रूप में वो तलवार थी, उसमें कुछ विशेष है, ऐसा लोगों का मानना था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने पड़ा। बहुत परिश्रम किया था ततारा ने और दिन भर के थकान दूर करने के लिए वो समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, यानी कि शाम हो रही थी, सूरज जो है वो डूबने को था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आ रही थी। पक्षियों की सायंकाली चहचहाट क्षण क्षण क्षीण होने को थी, यानी कि पक्षियों की चहचहाट जो है वो बिल्कुल अभी कम कम होती सी जा रही थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचारमग्न था तारा, बालू पर बैठकर वो सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देखता रहा। समुद्र पर वो निहारने लगा उन किरणों को। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। शांत मन से ततारा विचार कर रहा था, विचार में मग्न था। ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी, सूरज डूब रहा था।
पक्षी की चहचहाहट जो है वो कम कम होती सी जा रही थी। शांत मन से वो बैठा हुआ था समुद्र की बालू पर। समुद्र की बालू पर बैठकर सूरज के रंग बिरंगे किरणें ततारा देख रहा था। तभी उसके पास से एक मधुर गीत जो है वो गूंजता हुआ सुनाई उसको दिया। गीत बिल्कुल उसको ऐसा लगा कि कोई बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, यानी कि वो खुद का आभास जो है वो बिल्कुल उसको नहीं रहा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्री भंग कर दी और तभी लहरों की प्रबल यानी कि एक शक्ति के साथ एक लहर जो है वो समुद्र में आ गई और उस लहर की आवाज से वो जो सुध बुध खो बैठा था बिल्कुल उसकी तंद्रा जो थी वो भंग हो गई। उसका जो एकाग्रता जो थी वो बिल्कुल भंग हो गई। वो एकाग्रता नहीं रही। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे और लहर के कारण उसकी तंद्री जो है वो तंद्री भंग हो गई और उसने देखा कि गीत कहाँ से सुनाई दे रहा है। वह विकल सा यानी कि व्याकुल सा उस तरफ बढ़ता गया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था और तभी ततारा ने देखा कि ये गीत जो है ये सुंदर सी युवती गा रही है। ढलती हुई शाम का सौंदर्य वो देखकर ये गीत गा रही है और ये गीत जो था वो श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। उस युवती को पता ही नहीं चला कि वो गा रही थी, श्रृंगार गीत गा रही थी। तो उसको पता ही नहीं चला कि कोई युवक जो अजनबी है, उसका नाम भी पता नहीं है, ऐसा युवक जो है मुझे देख रहा है, ऐसा बिल्कुल उस युवती को नहीं लग रहा था। एकाएक ऊंची लहर उठी समुद्र की और उसे भिगो गई। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और समुद्र की लहर से जो पानी उसके अंग पर गिरा और उस पानी से वो हड़बड़ाकर गाना भूल गई। इसके पहले ही वह सामान्य हो पाती, उसे अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी और बिल्कुल वो हड़बड़ा सी गई। वो सामान्य यानी कि जैसे पहले थी वैसे बनने के लिए वो तैयार होने जा रही थी, यानी कि वो सावधान होने जा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ये सुंदर युवक कौन है और ये मुझे कह रहा है कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने बिल्कुल विनम्रता से ये वाक्य कहा था। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर, अपने को नियंत्रित कर उसे बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? उस युवती ने ततारों को पूछा कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? उस युवती ने पूछा था कि तुम कौन हो और तुम मुझे देख रहे हो। और ये असंगत प्रश्न जो है, जो मुझसे संबंधित नहीं है,
ये प्रश्न तुम मुझे पूछ रहे हो, इसका कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। और उसने कहा, मेरे गांव के अलावा मैं किसी दूसरे गांव के युवकों को बोल नहीं सकती, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं दे नहीं सकती। ये मेरे लिए बंधनात्मक है। मुझे बंधन है कि मैं दूसरे गांव के युवकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। यह तुम भी जानते हो। और उस युवती ने कहा है कि तुम भी जानते हो कि मैं दूसरे गांव के युवकों को नहीं बोल सकती, मेरे गांव के ही लोगों को बोल सकती हूँ। मुझे बंधन है, गांव के नियम है कि मैं दूसरे गांव के युवकों को नहीं बोल सकती। ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। ततारा बिल्कुल उस युवती को देखकर बिल्कुल शुद्ध बुद्ध जो है वो खो गया था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, ऐसा ततारा ने कहा। तब वो युवती कहने लगी, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। वो युवती कहने लगी, मैं लपाती गांव की हूँ, मैंने कभी तुम्हें मेरे गांव में नहीं देखा है। ततारा मानो सम्मोहित था, सम्मोहित हो गया उस युवती को देखकर। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था इतनी सुंदर युवती को देखकर। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी। युवती थोड़ी सी शर्मा गई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ठीठता की हद है, यानी कि अपने धीरता की भी एक हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? वो युवती ततारा को बोल रही थी कि एक ढिठाई की भी एक हद होती है। मैं मैं जब से तुम्हें परिचय पूछ रही हूँ, तुम कौन हो, बस तुम अपना ही आलाप यानी कि अपने ही बात को आगे बढ़ा रहे हो। अपना ही राग आलापना यानी कि अपनी ही बात बार बार पूछना या कहना। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम मालूम नहीं? नहीं मालूम? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आ गया और वो कहने लगे कि मेरे गांव का नियम है कि मैं दूसरे गांव के लड़कों से, युवकों से बात नहीं कर सकती। ये तुम्हें गांव का नियम पता नहीं है क्या? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और ततारा को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, यानी कि तुम्हें देखकर मेरी चेतना, यानी कि मैं खुद को भी भूल गया था। मेरी चेतना गायब हो गई थी। तुम्हें देखकर मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। उस युवक ने उस युवती से कहा, बस तुम क्या करो, अपना नाम बता दो। ततारा ने व्यवस्था में आग्रह किया, यानी कि अपने मजबूर में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। ततारा को
वो युवती अच्छी लगने लगी थी और उसकी आंखें जो है वो युवती पर केंद्रित थी। सिर्फ वो एकटक होकर उस युवती को ही देखने लगा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची और इतना कहने के बाद वो उस युवती ने कहा, वाह मीरो, वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी कि विनती करते हुए कहा कि कल भी आओगी ना यहाँ वामीरो? नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कतापूर्वक कहा। यानी कि उसका मन नहीं था बोलने का, फिर भी वो कहने लगी कि नहीं, शायद कभी नहीं आ सकती मैं यहाँ पर। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी और उसने झटके से वो लपाती गांव की तरफ से वो बेसुध होकर वो लपाती गांव के रास्ते पर वो दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे और उसके पीछे, वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। अब वामिरो कहने लगा कि मेरा नाम वामिरो, मेरा वामिरो, यहाँ पर ततारा कहने लगा कि वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, यानी कि तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। ततारा जो है उसको जाते हुए सिर्फ देखता रहा। वामिरो घर पहुंची, भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। भीतर ही भीतर वो बेचैन होने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। वो ततारा से मुक्त होने की वो झूठी झटपटाहट थी, यानी कि उसने उसको उसके साथ बोलना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ततारा से मुक्त होकर झूठी झटपटाहट उसने दिखाई और वो घर पर आए तो बिल्कुल बेचैनी महसूस कर रही थी। वामिरो एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। घर में आकर उसने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया और मन ही मन वो अपने मन को दूसरी दिशा की ओर ले जाने का उसने प्रयास किया। दूसरे विचार उस मन में, दूसरे जो विचार है घर के, वो विचार उसके मन में आए, इसलिए वो प्रयास कर रही थी, लेकिन बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। यानी कि बार बार उसे सिर्फ ततारा का ही चेहरा नजर आने लगा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। वामिरो ने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी कि ततारा जो है दूसरों की मदद करता है, कि कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी भी सहायता करता है, ये उसने सुना था और उसके बारे में ही वो सोचने लगी। उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। उसकी कल्पना में ऐसा युवक था जो अद्भुत युवक, साहसी युवक जो था उसी तरह, किंतु ततारा उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। वामिरू ने सोचा था कि मेरा जीवन साथी जो है वो सुंदर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, बेहद शांत होना चाहिए,
सभ्य होना चाहिए, भोला होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व ततारा का था, जैसे उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था वैसा ही ततारा वामिरो का लगा था। किंतु एक दूसरे के गांव के युवक के साथ यह संबंध परस्पर के विरुद्ध था। एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा और उसने सोचा कि अगर इसके साथ अगर मैं जीवन संगिनी बनकर अगर रहूंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन गांव की परंपरा थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वो विवाह बंधन में नहीं बन सकती, इसलिए उसने ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा, यह असंभव लग रहा था वामिरो को। उसके ही ख्याल जो है वामिरो के मन में आ रहे थे। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। सिर्फ ततारा ही उसको नजर आ रहा था, ततारा ही ततारा। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। उधर वामिरो का हृदय व्यथित था और इधर ततारा का हृदय जो है मन व्यतीत था। मन में बार बार वामिरो के ख्याल ततारा के मन में आ रहे थे, ततारा के मन में वामिरो का ख्याल आ रहा था। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, उसको आश्चर्य होने लगा था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वो लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। दूसरे दिन, ये दूसरे दिन की बात कर रहा है लेखक की। ततारा जो है बिल्कुल अचंभित था, रोमांचित था। उसके मन में सिर्फ वामिरो का ही ख्याल आ रहा था। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के मन में। दूसरे दिन की शाम होने लगी थी। दिन ढलने के काफी पहले वो लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया था। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। एक एक पल जो है बिल्कुल पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, यानी कि उसके मन में बार बार अलग अलग कल्पना, अलग अलग विचार आ रहे थे। अगर वामिरो नहीं आई तो ये आशंका भी उसके मन में पैदा हो रही थी। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वो सिर्फ इंतजार करता रहा वहां पर लपाती गांव के समुद्री चट्टान पर। वो बिल्कुल प्रतीक्षा करता रहा वामिरो की। उसको एक विश्वास था कि वामिरो वहां पर जरूर मुझे मिलने आएगी, ऐसा ततारा को लगा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। बार बार वो लपाती गांव का जो रास्ता था उस रास्ते को देखता था कि अब आएगी ऐसा लग रहा था ततारा को। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और
उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामेरो थी। नारियल के जो झुरमुटे हैं, झुरमुटों में एक आकृति उसको साफ साफ दिखाई दी, और वो आकृति जो थी वो देखकर वामेरो का खुशी का ठिकाना न रहा। बिल्कुल खुश हो गया वो आकृति देखकर। वो थी वामेरो। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, यानी कि अपने आप को छुपाते हुए वो आगे बढ़ रही थी वामेरो। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, इधर उधर भी देखने लगी थी वामेरो, क्योंकि उसको ततारा बहुत प्रिय लगा। उसको मिलने के लिए वो लपाती गांव के चट्टान पर वो आ रही थी, कोई देख न ले, इसलिए वो इधर उधर अपनी नजरें भी दौड़ाने लगी थी। फिर तेज कदमों से चली हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। तेज कदमों से वो ततारा के सामने आ गई और रुक गई। ठिठकना यानी कि रुकना, रुक गई, दोनों शब्दहीन थे। यानी कि ततारा को कुछ नहीं सूझ रहा था और वामेरो को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक शब्द भी दोनों को नहीं सूझ रहा था। एक शब्द भी दोनों के होठों पर नहीं आ रहे थे। क्या बोले? दोनों के सामने प्रश्न था। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। सूरज डूब गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामेरो कुछ सचेत हुई। अचानक वामेरो को याद आ गया कि बहुत देर हो गई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहां खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन, बिल्कुल उसको सुध बुध नहीं रही। और वहां से वामेरो पहले दिन वो घर की तरफ वो दौड़ पड़ी। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, दोनों रोज वहां पर उसी जगह पहुंचते। मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते थे। एक दूसरे को सिर्फ ताकना यानी कि देखने का काम। हर रोज वहां पर वो आते थे, कुछ नहीं बोलते थे, ये रोज का हो गया था। एक दूसरे को देखते थे, बस भीतर समर्पण था एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे को स्वीकार उन्होंने किया था, जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भाप लिया और लपाती गांव के कुछ युवकों को पता चला कि ये दोनों हर रोज लपाती गांव के चट्टान पर, समुद्री चट्टान पर मिलते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। ये देख लिया था लपाती गांव के युवकों ने। उनका प्रेम जो है, मुख प्रेम, वो उन्होंने देख लिया था और खबर हवा की तरह बह उठी। और ये खबर जो है वो गांव में फैल गई कि ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका है। ये गांव में ये खबर जो है जल्दी से जल्दी हवा की तरह बह उठी। सबको पता चला कि वामिरो ततारा से प्रेम करती है और ततारा वामिरो से प्रेम करती है। ततारा वामिरो से प्रेम करता है। वामिरो ततारा से प्रेम करती है और ततारा वामिरो से प्रेम करता है। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था। दोनों का विवाह होना संभव नहीं था।
रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वहां की रीति थी, परंपरा थी, पद्धति थी कि एक ही गांव का अगर है लड़का और लड़की तो ही उनका विवाह लोग कर देते थे। वहां का ये नियम था। दूसरे गांव की लड़की से, लड़कों से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे, यानी कि दोनों ने किसी की नहीं मानी। सभी लोगों ने उनको समझाया कि ततारा ऐसा नहीं होता है। वामिरो को भी समझाया कि तुम मुझसे, ततारा से शादी नहीं कर सकती हो, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात को माना नहीं। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पल मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही और वो नियमित रूप से दोनों एक दूसरे से समुद्र किनारे पर मिलते रहे। लोगों में अफवाहें जो है वो फैलती रही थी। कुछ समय बाद पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व नाम का एक त्योहार जो है वो पासा गांव में उसका आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। पशु पर्व का आयोजन पासा में हुआ था। पशुओं के प्रदर्शन का कार्यक्रम था। वहां पर पशुओं के साथ अपनी शक्ति, युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी वहां पर थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन का आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन कभी किसी चीज में नहीं लगा, किसी कार्यक्रम में नहीं लगा। उसकी व्याकुल आंखें वामिर को ढूंढने में व्यस्त थी। वो सिर्फ वामिर को ढूंढने लगा था। दूसरे गांव के लोग उनके गांव में आए थे पशु पर्व मनाने के लिए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे एक कोई झांकता देखा। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, चेष्टा नहीं कोशिश। वह वामिर थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। जोर जोर से वो रोने लगी। ततारा विवल हुआ। ततारा व्याकुल हो उठा। ततारा को अच्छा नहीं लगा ये कि रो क्यों रही है। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उसको बोलकर भी ये समस्या हल नहीं हो रही थी। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मूड था। ततारा जो है कुछ भी नहीं कर सकता था वहां पर। किंग कर्तव्य मूड यानी कि कुछ करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। आग बबूला हो उठना यानी कि बहुत गुस्सा होना। उस लड़के की आवाज सुनकर उसकी माँ, वामिरो की माँ वहां पर पहुंची। वामिरो और ततारा को देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। वो आग बबूला हो गई, आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा।
ये रोने की आवाज से सभी गांव गांव के लोग जो है इकट्ठा हो गए पासा गांव में। और लोगों के सामने ये दृश्य, ततारा और वामिरो, ततारा के सामने वामिरो जोर जोर से रो रही है, ये दृश्य देखकर वामिरो की माँ को बिल्कुल अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, तरह तरह की बातें सुनाई। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रहा था। गांव के लोग भी ततारा को ही बोल रहे थे। वामिरो अब भी रोई जा रही थी, वामिरो भी रो रही थी। ततारा का अपमान हो रहा था, इसलिए ततारा से वो बहुत प्रेम करती थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। ततारा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि बेवजह से उसकी माँ जो है वामिरो की वो बोलती जा रही थी, अपमान हो रहा था, उसका असहनीय हो रहा था ये पूरा। वो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे जहाँ विवाह की निषिद्ध परंपरा का क्षोभ था, वही अपनी असह्यता पर खींच विवाह की निषिद्ध परंपरा पर, यानी कि एक दूसरे गांव के युवती से विवाह होना नहीं होना, ये अच्छा नहीं लग रहा था ततारा को, और बिल्कुल असह्यता से वो खींच पड़ा, यानी कि वो बिल्कुल बुरा लगा। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल असहनीय था, उसको गुस्सा आ रहा था। लोग उसे ही बोलते जा रहे थे, उसकी माँ ततारा को बोली जा रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ गया और इस समय क्या कदम उठाना चाहिए, ये उसके मन में सवाल पैदा हुआ। अनायास यानी कि अचानक उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा खींच गया, एक सन्नाटा सा खींच गया तलवार उठाने के बाद। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसने खींचने लगा। जब कोई राह नहीं सूझी, यानी कि कुछ उसे मार्ग बिल्कुल सूझने नहीं लगा था, तो उसने वो तलवार निकाल कर क्रोध का शमन करने के लिए, यानी कि क्रोध को दबाने के लिए उसने उसमें शक्ति भर दी उस तलवार में, और धरती में वो तलवार घोंप दिया धरती में उस तलवार को, और ताकत से उसे खींचने लगा उस तलवार को। धरती में उसने ये तलवार घोंप दी थी और ताकत से ये तलवार खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, बिल्कुल बहुत उसको पसीना आ गया था। सब घबराए हुए थे, सब लोग। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक एक लकीर खींच गई थी। वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के टुकड़ों में बंटने लगी हो। और जहां से उसने तलवार को घोंप दिया था, वहां से दूर तक उसने उस तलवार को खींच दिया था। वहां तक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े जो है वो बंटने लगे हो। एक और एक टुकड़ा और दूसरी और दूसरा टुकड़ा, ऐसा होने लगा। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटी जा रही थी। बिल्कुल लकीर जो थी, वो बीच में जो लकीर थी बिल्कुल फटती जा रही थी। धरती जो है वो फटी जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। द्वीप को अंतिम सिरे तक
जो दूसरा सिरा था उस सिरे तक बिल्कुल अपने क्रोध में ततारा काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, सभी लोग जो है भयभीत उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। बिल्कुल ऐसी कल्पना जो है वो नहीं की थी। लोग जो है बिल्कुल सिहर उठे थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती दौड़ रही थी। ततारा ततारा धरती के किनारे चीखती दौड़ रही थी। ततारा ततारा उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। एक तरफ दूसरा जो धरती का टुकड़ा था उसके किनारे आकर वामिरो ततारा ततारा कहकर पुकार रही थी। ततारा से मिलने के लिए वो चीख जो है वो बिल्कुल गड़गड़ाहट में डूब गई। वो जो टूटने की जो यानी कि धरती फटने की गड़गड़ाहट जो है उसमें वो जो चीख है वो बिल्कुल डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। द्वीप के दो टुकड़े हो गए थे, अंडमान और कार निकोबार। एक तरफ ततारा थी, दूसरी तरफ वामिरो। एक धरती के टुकड़े पर ततारा और दूसरे धरती के टुकड़े पर वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ एक द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। एक द्वीप जो है वो समुद्र में अब धंसने लगा है। वह झटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। झटपटाने लगा था, छलांग लगाकर दूसरे सिरा थामना चाहा उसने, पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा तातारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। ततारा को बिल्कुल होश नहीं था। वो अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई जानता नहीं। उधर वामिरो पागल हो उठी। वो हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला, कोई सुराग न मिल सका। आज ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा के तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, और फिर बाद में लोगों में यह बदलाव हो गया कि वो दूसरे गांव के
लोगों के साथ युवक युवती जो है वो विवाह कर रही थी। तो ये बदलाव, ये परिवर्तन बाद में ततारा वामिरो के त्याग में, मृत्यु के बाद में ये होने लगा था। तो यहाँ पर ये प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो ये समाप्त होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर